हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था सॉल्यूशन चैप्टर को, यानी शायद आज तीसरी या चौथी क्लास आपकी हो रही होगी। तीन क्लासेस में तीन क्लासेस से हम भर भर के सॉल्यूशन चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं। तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा है? क्या आप हर क्लास में पिछली क्लास का याद करके आ रहे हो? क्या मैं ये मान सकता हूँ क्या क्या मैं ये मान सकता हूँ प्यारे बच्चों कि आप हर अगली क्लास में आपको जो पिछली क्लास में पढ़ाया गया था उसको आप स्टडी करके आ रहे होंगे। देखो बच्चों, जो भी लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, अगली क्लास में आपको कम से कम ये सुनिश्चित करके आना है कि आपने पिछली क्लास का पढ़ा हुआ है। क्या होता है कि पिछली क्लास में जो चीजें हमें पढ़ाई जाती हैं, कहीं ना कहीं वो चीजें अगली क्लास का बेस तैयार करती हैं। इसीलिए आपने बहुत बार सुना होगा कि बेटा जब कोई चैप्टर चलता है तो उस चैप्टर की किसी भी क्लास को मिस नहीं किया जाता है। किसी भी चैप्टर में अगर आप किसी भी एक क्लास को मिस करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उन सब का बेस मिस कर दिया है। यानी आप एक ऐसी बिल्डिंग बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे जिस बिल्डिंग का पिलर आपने बनाया ही नहीं है। जब पिलर बना नहीं है तो आप ईंटों पे ईंट तो खड़ी कर दोगे। जब एक लेक्चर आपने मिस कर दिया है तो उसके आगे के लेक्चर्स आप अटेंड तो कर लोगे बच्चों, लेकिन वो बिना पिलर की जो दीवार है वो कभी ना कभी ध्वस्त हो ही जाएगी। तो अभी तक सॉल्यूशन चैप्टर में हमने पढ़ा है कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। बेटा मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि माइक काम कर रहा है या नहीं। ये ग्रीन लाइट आपको शो हो रही होगी। एक्चुअली क्या है, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं रिकॉर्ड तो कर देता हूँ लेकिन माइक बंद हो जाता है, या कई बार तो जो डिवाइस में मैं जिस डिवाइस में रिकॉर्ड करता हूँ ये डिवाइस ही स्विच ऑफ हो जाता है। तो और मुझे पता लगता नहीं है, तो 10-15 मिनट मैं बोलता रहता हूँ और फिर देखता हूँ कि एक्चुअली रिकॉर्ड तो हुआ नहीं है। फिर कहता हूँ मैं, तो अभी तक हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बनता है। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर विच इज फॉर्म्ड बाय द टू और मोर सब्सटेंस। वो सब्सटेंस अब क्या, जिन सॉल्यूशंस की स्टडी हमें करनी है प्यारे बच्चों, वो सॉल्यूशन दो ही कंपोनेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। जिन सॉल्यूशंस की स्टडी हमको करनी है वो दो ही कंपोनेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। वो कंपोनेंट जो अमाउंट में ज्यादा होता है प्यारे बच्चों, वो कंपोनेंट जो अमाउंट में ज्यादा होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और वो कंपोनेंट जो अमाउंट में कम होता है उसे सॉल्यूट कहा जाता है। अगर सवाल के अंदर सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ होता तो हम पहले से ही मान के चलते हैं कि सॉल्वेंट क्या होगा। बताओ सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट होगा पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, जिसमें ढालो उसके जैसा। इसके बाद हमने बात करी थी कि अगर आपसे पूछा जाए कि सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रिलेटिव अमाउंट कितना है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रिलेटिव अमाउंट कितना है, तो आप कहते हो इतना है। नहीं, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रिलेटिव अमाउंट पता करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को निकाला जाता है। अब आपको मैंने कई तरह के कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाए। इस पूरे चैप्टर का जो पहला पार्ट था प्यारे बच्चों वो यही था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, परसेंटेज मास बाय मास। मेरे साथ आप रिपीट करोगे, मेरे साथ बोलोगे प्यारे बच्चों, परसेंटेज मास, परसेंटेज बाय मास, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, बबलू बेटा बबलू। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वी बाय वी, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, डब्ल्यू बाय एम। इसके बाद हमने पढ़ा था मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, W अपॉन E, W अपॉन E, N इंटू V, मोल इंटू
वैलेंसी फैक्टर और नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। प्यारे बच्चों, राज दुलारे बच्चों, मेरे बहुत ही प्यारे बच्चों, आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के ये तीनों ही फॉर्मूले दिमाग में रट जाने चाहिए। रट जाने चाहिए तो मतलब चाहिए, जो बोल दिया वो बोल दिया। इसके बाद इक्विवेलेंट वेट के बारे में आपको बताया था कि इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। E इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर हमने अच्छे से पढ़ा, एसिड दिया होगा, आप बताओगे बेटा अगर एसिड दिया हुआ होता है तो बताओ वैलेंसी फैक्टर कैसे पता करते हैं। तो आप कहोगे कि सर, अरे सर, अगर एसिड दिया हुआ होगा तो हम कहेंगे कि वो एसिड जितने हाइड्रोनियम आयन दे सकता है वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। यानी अगर एसिड दिया हुआ होगा प्यारे बच्चों, अगर एसिड दिया हुआ होता है तो हम देखते हैं कि वो एसिड कितने H प्लस आयन दे सकता है। अगर बेस दिया हुआ होगा तो देखेंगे कितने OH माइनस आयन दे सकता है। अगर सॉल्ट दिया हुआ होता है तो हम देखते हैं कि वो जो सॉल्ट है प्यारे बच्चों, वो सॉल्ट कितने, उस सॉल्ट के अंदर कैटायन के ऊपर कितना नेट पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसके बाद आपको फास्फोरस के 3 कंपाउंड बताए थे, H3PO4, H3PO3, H3PO2, H3PO4, H3PO3, H3PO2, H3PO4, H3PO3, H3PO2। इसके अंदर आपको जब वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना हो तो आप सीधा देखना कि जितने ऑक्सीजन होंगे उसमें से एक कम कर देना। जितने ऑक्सीजन होंगे ना प्यारे बच्चों, उसमें से एक कम कर देना। जितने ऑक्सीजन होंगे उसमें से एक कम कर देना, वही होगा आपका क्या, वैलेंसी फैक्टर। अगर 4 ऑक्सीजन है तो मतलब वैलेंसी फैक्टर 3, 3 ऑक्सीजन है मतलब वैलेंसी फैक्टर 2, और 2 ऑक्सीजन है तो मतलब वैलेंसी फैक्टर ए। यहां पे खत्म होता है वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेलिटी आपको बहुत अच्छे से समझाया। मोल फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन भी आपको बहुत प्यार से पिछली क्लास में समझाया गया। इसके बाद मैंने बताया था कि जिन जिन कंसंट्रेशन टर्म्स के आगे या जिन जिन कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर वॉल्यूम का इस्तेमाल किया जाता है, जिन जिन कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर वॉल्यूम का इस्तेमाल किया जाता है, जिन जिन कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर वॉल्यूम का इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी ही कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। टेम्परेचर को ऑल्टर करने पर उन सारी कंसंट्रेशन टर्म्स पे इफेक्ट पड़ता है और हमको सॉल्यूशन के अंदर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। वो सारी कंसंट्रेशन टर्म जिनके अंदर केवल और केवल मास ही आता है, वो सारी कंसंट्रेशन टर्म जिनके अंदर केवल और केवल मास ही आता है, उन सारी ही कंसंट्रेशन, वो सारी की सारी ही कंसंट्रेशन टर्म्स कहीं ना कहीं वॉल्यूम के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। वो सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स प्यारे बच्चों, जरा डस्टर ढूंढ लिया जाए कि डस्टर कहाँ रखा है। वो सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स, डस्टर मिल गया है, वो सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं। कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं? तो वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है प्यारे बच्चों, जिनके अंदर वॉल्यूम नहीं आता है। तो अभी तक आपने क्या सीखा? अभी तक आपने यही सब सीखा था। इसके बाद मैंने एक डाइल्यूशन वाला केस बताया था आपको। मैंने आपको बताया था एक डाइल्यूशन वाला केस जो था C1V1 बराबर होता है C2V2 के। C1V1 बराबर होता है C2V2 के, क्योंकि जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं, जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं यानी पानी मिलाते हैं,
डाइल्यूशन का मतलब तो जानते हो प्यारे बच्चों, डाइल्यूशन का तो मतलब आप जानते ही होंगे कि जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं, जब भी हम पानी मिलाते हैं प्यारे बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में कोई चेंज नहीं आता है। जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स में सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल में कोई चेंज नहीं आता है। सॉल्यूट के मोल में कोई चेंज नहीं आता है, तो पानी ऐड करने पर सॉल्यूट इनिशियली जितना होता है सॉल्यूशन के अंदर उतना ही बाद में भी होता है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट में कोई भी चेंज नहीं आता है प्यारे बच्चों। वाटर ऐड करने पर, पानी को ऐड करने पर, डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे कोई चेंज नहीं आता है। डाइल्यूशन करने पर इसी बात से एक रिलेशन ड्राइव हुआ था कि C1V1 बराबर होता है C2V2 के। कुछ बच्चों ने कहा कि ये बात हमें थोड़ी समझ नहीं आई, तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी तुम पानी मिलाते हो ना, तो जो पानी होता है वो तुम्हारे सॉल्यूट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। जब भी तुम डाइल्यूशन करते हो, पानी को ऐड करते हो, तो एज अ केमिकल चेंज कोई नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि पानी सॉल्यूट के साथ रिएक्ट करके कुछ बना दे, ऐसा नहीं होता है। तो सॉल्यूट के साथ रिएक्ट नहीं करता है पानी, इसीलिए इसीलिए सॉल्यूट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जितने पहले थे उतने ही बाद में भी रहते हैं। तो आपके पास एक रिलेशन आता है C1V1 बराबर C2V2, जहां पे C है कंसेंट्रेशन और V है आपका वॉल्यूम। अब कंसेंट्रेशन जो है, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में दो कंसेंट्रेशन टर्म्स हैं जो बार बार दिखेगी। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर दो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो आपको बार बार देखने को मिलेंगी प्यारे बच्चों। वो है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। अरे सर, आपने तो कल हमें बताया था कि मोलैरिटी, जब भी मैं कंसंट्रेशन बोलूं तो तुम मोलैरिटी समझना। बिल्कुल ठीक बात है बच्चों, जब भी मैं कंसंट्रेशन बोलूंगा तो तुम्हें समझना मोलैरिटी ही है, क्योंकि सबसे इनमें से भी जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का इस्तेमाल कहीं ना कहीं हमें आयनिक इक्विलिब्रियम में देखने को मिलता है। तो दो ही कंसंट्रेशन टर्म है जिनका इस्तेमाल भर भर के किया जाता है, वो एक है मोलैरिटी और एक है नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी यानी कैपिटल एम और नॉर्मेलिटी यानी स्मॉल एन। तो इसे अब यहां जब हम लगाएंगे तो हमारे पास दो प्यारे प्यारे रिलेशन आ जाएंगे। M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 और N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 और N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। प्यारे बच्चों, समझ गए? माइक मित्र, अगर तुम बंद हो ना तो मुझे किसी तरह से मुझे किसी तरह से इंफॉर्मेशन दे देना ताकि मुझे पता लग जाए और मेरी मेहनत व्यर्थ ना जाए। ठीक है पार्थ, मैं तुम्हें बता दूंगा बेटा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और बेटा एक बात और आपसे मुझे करनी है कि आप सभी जो है ना, कितना टाइम लग रहा है
कितना टाइम आप सर लगा रहे हो, कितना धीरे धीरे पढ़ा रहे हो। बेटा आप मुझे नहीं बताओगे, आप मुझे ये नहीं बताओगे कि मुझे कैसे पढ़ाना है, कितनी देर में किस टॉपिक को पढ़ाना है। यू कांट टेल मी, आप नहीं बताओगे। आपका काम है पढ़ना, उसे करो, होशियार बनने की जरूरत नहीं है बस। और एक बात और कि भाई जो पढ़ा रहा हूं ना वही पेपर में छपा मिलेगा। पेपर में एक भी ऐसी चीज तुम्हें नहीं देखने को मिलेगी जो यहाँ बोर्ड पे ना लिखी गई हो। एक भी चीज नहीं देखने को मिलेगी जो बोर्ड पे, सिर्फ यही नहीं है, ठीक है, ये तो सभी कहते हैं। मैं ये भी बता रहा हूं कि जो मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा ना वो आएगा ही नहीं। 100% गारंटेड बात है, जो नहीं पढ़ाऊंगा वो नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है। क्योंकि आपको पढ़ाई यहाँ इतना दूंगा। अब एक्चुअली में देखो बहुत कंसाइज कंटेंट होता है मेरा, अब इसे मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप खुद ही देख लेना पेपर के अंदर और आप भी कहोगे कि अरे सर पढ़ाया तो पूरे ही पढ़ा दिए। सवाल आप कहोगे कि अरे मैं सवाल को सॉल्व नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं क्या करूं, सवाल ही इतना आसान लग रहा है कि मतलब रुका नहीं जाता, रुका नहीं जाता। आज हमें क्या पढ़ना है, आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब इसका क्या मतलब होता है, तो बच्चों कहते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन लिक्विड, ऑन लिक्विड कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर एक्सर्टेड by vapor on the surface of liquid when liquid and its vapor are in equilibrium. Vapor pressure of liquid. टॉपिक का नाम है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो बच्चों कहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, pressure exerted by liquid on the surface। हम पढ़ रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, यानी कोई भी लिक्विड कितना प्रेशर। अब इसका क्या मतलब है ये भी बताता हूं। तो कहते हैं देखो पहली बात तो ये कि ये जो सारी बात हो रही है ये कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हो रही है, ये सारी ही बात कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हो रही है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड on the surface of liquid, on the surface of liquid
when its vapor and liquid phase are in इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन इट्स वेपर एंड लिक्विड फेज आर इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया सर? आओ बताता हूं। मान लो आपके पास कोई लिक्विड है, किसी बीकर के अंदर आपके पास कोई लिक्विड प्रेजेंट है। मान लिया सर कि मेरे पास एक बीकर है और उसके अंदर ना लिक्विड प्रेजेंट है। बच्चों बीकर ओपन नहीं है, बीकर ओपन नहीं है प्यारे बच्चों, बीकर है आपका क्लोज, बीकर है आपका क्लोज। अब इसको आपने नीचे से हीट करना चालू कर दिया। जब हीट करोगे तो ये वेपर बनकर ऊपर उड़ेगा। भाई जब हीट करोगे इसको तो ये भाप बनकर ऊपर उड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। अब ऊपर कंटेनर पे जाके टकराएगा तो इस प्रोसेस को तो कहते हैं वेपराइजेशन। जब पानी भाप बनके वेपर बनके उड़ जाए तो इसे कहा जाता है वेपराइजेशन। एक तो ये प्रोसेस होगा। दूसरा प्रोसेस आपने देखा होगा, जब भगोने के अंदर चावल उबलने के लिए रखा जाता है और जब उसे ऊपर से ढक दिया जाता है, आपने देखा होगा कि जब आप मैगी बनाने के लिए एक बर्तन के अंदर मैगी को रखते हैं और कभी अगर मान लीजिए आपने प्लेट से ढक देते हैं उसको, तो जब प्लेट को उठाते हो तो प्लेट का वो सरफेस जो मैगी की तरफ था उसको देखना सॉरी, उसको देखना, उसके अंदर आपको कई सारे लिक्विड, उस प्लेट के ऊपर लिक्विड फॉर्म में वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे। तो एक तो ये प्रोसेस होगा जिसमें पानी भाप बन के उड़ेगा और एक और प्रोसेस होगा जिसमें ये भाप वापस पानी बन के नीचे गिरेगा। इसको कहते हैं कंडेंसेशन। एक है आपका वेपराइजेशन और एक हो रहा है आपका कंडेंसेशन। यानी जब पानी भाप बन के उड़ता है, जब पानी भाप बन के उड़ता है प्यारे बच्चों, तो उसे कहा जाता है वेपराइजेशन। इन शॉर्ट मैंने वी लिख दिया है। जब भाप वापस पानी में कन्वर्ट होता है, वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उसे कंडेंसेशन कहा जाता है। मैंने शॉर्ट में सी लिख दिया है। दो प्रोसेस हो रहे हैं, यही दो प्रोसेस जब सेम रेट से होने लगे, जब यही दो प्रोसेस सेम स्पीड से होने लगे, यानी जितनी तेजी से पानी भाप बन के वेपर बन रहा है उतनी ही तेजी से जो भाप है वो वापस पानी में बदल रहा है, वापस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है। जब ये दोनों ही प्रोसेस सेम स्पीड से होने लगे तब उसे कहा जाता है कि आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। आई होप आपने एक चैप्टर देखा होगा 11th क्लास में, केमिकल इक्विलिब्रियम। मैंने कहा देखा होगा क्योंकि मैं जानता हूं आपने पढ़ा तो होगा नहीं। तो वहां केमिकल इक्विलिब्रियम में हमें पढ़ाया जाता है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन जितनी तेजी से हो, जब फॉरवर्ड रिएक्शन जितनी तेजी से हो उतनी ही तेजी से बैकवर्ड रिएक्शन भी होने लगे। व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, देन एट दैट कंडीशन, उस कंडीशन को कहा जाता है कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। तो कह रहा है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर, अब देखो ये जो भाप है, भाप है, ये जो वेपर है, क्या ये वेपर इस लिक्विड सरफेस के ऊपर एक प्रेशर लगाएगा?
बिल्कुल सही बात है सर, आप ठीक कह रहे हो कि यहाँ से पानी भाप बन के उड़ा है। अब यहाँ पे जो भाप है ये इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर एक प्रेशर लगाएगा, तो इक्विलिब्रियम पे ना उसी प्रेशर को कहा जाता है क्या, पार्शियल। तो एट इक्विलिब्रियम उसी प्रेशर को कहा जाता है आपका क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आई एम सॉरी, पार्शियल टर्म तो हम गैसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड के अंदर इसी को कहा जाता है वेपर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बच्चों क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर exerted by the pressure exerted by vapor on the surface of liquid when its vapor and liquid phase are in equilibrium, when its vapor and liquid phase are in equilibrium, then that pressure is called vapor pressure of solution। तब उस प्रेशर को कहा जाता है बच्चों, यानी वही प्रेशर आपका, उसी को यही होता है आपका क्या, वेपर। तो आप इतना समझो, जब पानी को आप उड़ाओगे ना, इतना समझ लो यहाँ पे कि भाई जब पानी को हीट करते हैं तो पानी भाप बन के उड़ता है, वेपर बन के उड़ता है। तो वो जो वेपर है, वो वेपर अपने आसपास चारों तरफ प्रेशर लगाएगा। भाई जो गैस होती है, जो गैस होती है, वो गैस जिसके अंदर भी तुम फिल करते हो, वो अपने आसपास के सारी वॉल्व पे प्रेशर लगाता है। जो गैस सिलेंडर तुम लेकर आते हो उसके अंदर जो गैस भरी होती है बच्चों, वो पूरे सिलेंडर की वॉल पे बहुत अच्छा खासा प्रेशर पुश कर रही होती है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी जो ये वेपर है, जो वेपर है, वेपर, वो अपने चारों तरफ प्रेशर लगाएगा, तो उसी प्रेशर को क्या दिया जाता है, वेपर प्रेशर। वेपर जो प्रेशर लगा रहा है उसे कहते हैं क्या, वेपर प्रेशर। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब डेफिनेशन है तो क्या करूं, जैसे डेफिनेशन है वैसे ही पढ़ानी पड़ेगी। डेफिनेशन को बहुत सजा सजा के पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वो सजा सजा के ही दी गई होती है। लेकिन इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई नाम ही बता रहा है, वेपर प्रेशर, वेपर जो प्रेशर लगाएगा उसी को क्या देंगे, क्या, वेपर प्रेशर। यानी पानी लिक्विड होगा, उसको भाप बन के उड़ाओगे, तो जो भाप अपने चारों तरफ प्रेशर लगाएगी उसी को वेपर प्रेशर कहेंगे। यहाँ पे ये बात बच्चों याद रखनी है आपको, ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे होगा आपका इक्विलिब्रियम होगा। ठीक, जितनी तेजी से पानी भाप बन के ऊपर उड़ेगा, उतनी ही तेजी से जो भाप होगी ना, उतनी ही तेजी से जो भाप होगी प्यारे बच्चों, वो वापस से ये स्क्रीन ब्लर, व्हाई दिस स्क्रीन गेटिंग ब्लर, चलो अगेन फोकस हो गया है। उतनी ही तेजी से वापस से उतनी ही तेजी से वेपर जो है वो वापस से कंडेंसेशन होगा, वेपर वापस से कंडेंस होगा और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये सारी की सारी जो बातें होंगी वो आपकी की जाएंगी किस पे, वो आपकी करी जाएंगी इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, अब बात आती है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर, यानी वीपी, वीपी देखो अब शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूंगा वीपी। ठीक, वीपी का मतलब समझ जाना, वीपी का मतलब होता है वेपर प्रेशर। अब बात आती है वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को अफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को अफेक्ट करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं, सब बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा।
बस आपको कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे बैठना है, ध्यान से चीजों को देखना है, उसको अच्छे से सुनना है। सारी चीजें बताई जाएंगी आपको प्यारे बच्चों। बस आपका सारा ध्यान यही होना चाहिए और आप सो रहे नहीं होने चाहिए। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, फैक्टर्स affecting factors affecting vapor pressure of liquid। मजा नहीं आया लिखने में, एक बार और लिखूंगा। वो कौन कौन से फैक्टर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वीपी ऑफ लिक्विड, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो बच्चों कहा जाता है कि सबसे पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का नेचर क्या है भाई? जो लिक्विड तुम ले रहे हो, अगर उस लिक्विड के अंदर स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन है, मान लो आपके पास दो लिक्विड है, एक है ए और एक है आपके पास बी, बी 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 बी। तो आपके पास दो लिक्विड है, एक है लिक्विड ए, एक है लिक्विड बी। आप सभी जानते हैं कि इन सब लिक्विड्स के अंदर अलग अलग तरह के फोर्स काम करते हैं। रिपल्सिव फोर्स भी होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स भी होते हैं, यानी ये सब मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। इसको कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, वो लिक्विड उतना ही कम भाप बन के उड़ पाएगा। क्या बात समझ आ रही है? अरे भाई, जो तुम नीचे टेम्परेचर देते हो ना, यहां से जो हीट करते हो ना, इस हीट की मदद से तुम एनर्जी देते हो, जिसकी मदद से इस इंटरेक्शन को तोड़ा जाता है, तभी ये लिक्विड भाप बन के उड़ पाते हैं। ठीक है? तो ये इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन जितना स्ट्रांग होगा, उतने ही मुश्किल से ये पानी भाप बन के उड़ पाएगा, तो उतना ही कम उसका वेपर प्रेशर होगा। बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं कि जितना स्ट्रॉन्गर द इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन, ग्रेटर वीकर आर इट्स वेपर प्रेशर।
जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर उसका जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, उनके बीच में लगने वाली जो इंटरमॉलिक्यूलर, अच्छा ये जो शब्द है इसका मतलब जानते हो? इंटर का मतलब होता है दो के बीच में, इंटर का मतलब होता है दो के बीच में, मॉलिक्यूलर का मतलब है मॉलिक्यूल। इंटर का मतलब होता है दो के बीच में, मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में होने वाला इंटर मॉलिक्यूलर। ठीक, एक होता है इंट्रा, INTRA। इंट्रा का मतलब होता है बच्चों अंदर, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल होगा उसी के अंदर। इंट्रा का मतलब होता है, इंट्रा का मतलब होता है अंदर, यानी उसी मॉलिक्यूल के अंदर बात हो रही है। बट इंटर का मतलब होता है दो के बीच में, इंटर का मतलब होता है दो के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में होने वाला इंटरेक्शन इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। तो यानी स्ट्रॉन्गर द इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, लेसर आर इट्स वेपर प्रेशर। जितना स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा उतनी ही मुश्किल से वो लिक्विड वेपर में बदल पाएगा, तो उतना ही कम उसका वेपर प्रेशर होगा, उतना ही कम बच्चों उसका वेपर प्रेशर होगा। अब मान लो आपको दो लिक्विड दे दिए जाए, एक है कीटोन C2H5O, एक है कीटोन, एक है आपके पास एल्कोहल। एक है प्यारे बच्चों कीटोन, एक है एल्कोहल। कीटोन है तो कीटोन ऐसा नहीं दिखता है, कीटोन तो ऐसा दिखता है, और एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है तो कीटोन ऐसा दिखता है। एक एक कीटोन है, एक एल्कोहल है। सर ये क्या पढ़ा रहे हो, क्या इससे क्वेश्चन कैसा आएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जो आप अब पढ़ा रहे हो ना, इस पे जो क्वेश्चन है वो मतलब कैसा आएगा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ सर। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कैसा आएगा ये आपको बता दिया जाएगा, आप अभी टेंशन ना ले। आपको जो पढ़ाया जा रहा है ना इस पे ध्यान दो, ज्यादा फालतू की बातें देखो, एक होता है ना, एक देखो ये जो टर्म मैंने इस्तेमाल किया फालतू, इन सब शब्दों का इस्तेमाल क्लास में नहीं करना चाहिए, लेकिन बिकॉज ये बातें इन सब शब्दों से बहुत आसानी से समझ आती हैं, इसीलिए मैंने ऐसे समझाने का प्रयास किया है। तो आप ज्यादा टेंशन वगैरह मत लो, बस जितना पढ़ा रहा हूं उतना समझो कि भाई जितना स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा उतना ही लेसर होगा उसका वेपर प्रेशर। दो लिक्विड आपको दिए हैं, कीटोन दिया है, एक एल्कोहल दिया है, तो आपको याद होगा कि भाई एल्कोहल याद नहीं होगा, मैं जानता हूं याद आपको नहीं होगा, लेकिन एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पढ़ाऊंगा बेटा, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम भी ऐसे देख के बता दोगे। एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए एल्कोहल भाप बन के उड़ पाए ये मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इसका वेपर प्रेशर कम होता है। जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा उतना कम उसका वेपर प्रेशर होगा, और ये बात बहुत ही स्वाभाविक सी है। अब दूसरा फैक्टर आता है प्यारे बच्चों, टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर तो कॉमन सेंस का फैक्टर है, आप ही बताओ कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अगर एवरीथिंग इज क्लियर और डिवाइस प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर करोगे उतना ज्यादा लिक्विड भाप बन के उड़ेगा। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर करोगे, सर आप ना ये बोर्ड थोड़ा बड़ा कर दो, बोर्ड अगर बड़ा रहेगा तो स्क्रीन थोड़ी देखने में अच्छी लगेगी और हमें पढ़ने में थोड़ा और मजा आएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल देखो, जो मेरा जो प्राइमरी फोकस है वो दो बातों पे है, जिसमें सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप डिलीवर आपको किया जाए, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वुड बी डिलीवर्ड, और मैं इसको लेकर बिल्कुल संतुष्ट हूं कि जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगी। इसके अलावा दूसरी चीज पे मेरी बिल्कुल इस बात में प्रायोरिटी है कि द वे बाय विच
कंटेंट इज डिलीवर्ड टू यू इज ऑल्सो बेस्ट ऑफ द बेस्ट। उस चीज पे भी काम किया जा रहा है। धीरे धीरे आपने देखा होगा कि धीरे धीरे जो बैकग्राउंड वगैरह है उन सबको ठीक किया जा रहा है। ठीक, तो सारी चीजें होंगी, बस आप दम ना तोड़ें, आप मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें। तो आइए शुरू करते हैं कि जब टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे तो जो लिक्विड होगा वो ज्यादा भाप बनकर उड़ेगा। जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे बच्चों तो जो लिक्विड होगा वो ज्यादा भाप बन के उड़ेगा। ज्यादा भाप, ज्यादा वेपर, यानी ज्यादा वेपर प्रेशर। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा वेपर, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। टेम्परेचर को जितना घटाओगे उतना कम वेपर, उतना कम वेपर प्रेशर। तो टेम्परेचर को बढ़ाने पे वीपी बच्चों माइक बंद हो गया था। आई होप बहुत ज्यादा नहीं छूटा होगा। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। अभी तक मैं आपको बता रहा था कि भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग, यार ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। माइक वाइक थोड़ा और लगता है बेटर लेना पड़ेगा जिसका बैटरी लाइफ थोड़ी ज्यादा हो, वरना मैं तो यहाँ पढ़ाता रहूंगा, कुछ आवाज रिकॉर्ड नहीं होगी और मजा नहीं आएगा, मतलब मेहनत भी बेकार हो जाएगी। तो टेम्परेचर फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मैं अभी आपको बता रहा था। ठीक है, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड पे अफेक्ट डालते हैं। तो प्यारे बच्चों, राज दुलारे बच्चों, मेरे झुंझुनों और मेरे झुंझुनियों, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड पे अफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर, लिक्विड जो है उसका नेचर क्या है। जितना स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उतने ही मुश्किल से वो लिक्विड भाप बन के उड़ पाएगा, उतना कम वेपर, तो उतना कम वेपर प्रेशर। इसके बाद मैंने आपको बताया टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर वेपर, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वेपर बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो लिक्विड है वो ज्यादा भाप बन के उड़ेगा, ज्यादा भाप बन के उड़ेगा यानी ज्यादा वेपर, और जितना ज्यादा वेपर उतना ज्यादा उसका वेपर प्रेशर। इसी तरह से टेम्परेचर को घटाने पर लिक्विड कम भाप बन के उड़ेगा, यानी कम भाप आपके पास होगी, कम वेपर होगा, तो उतना ही कम होगा उसका क्या, वेपर प्रेशर। अब मैं आपको बता रहा था कि भाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर
on vapor pressure of liquid is determined with the help of Clausius-Clapeyros equation. Effect of temperature on vapor pressure of liquid is determined with the help of Clausius-Clapeyros equation. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट होता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड पे, इस बात का पता लगाने के लिए हम मदद लेते हैं क्लॉसियस क्लैपेरस इक्वेशन की। ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है log P2 अपॉन P1 ये है बच्चों, ये प्यारी सी इक्वेशन कि log P2 अपॉन P1 अपॉन डेल्टा H वेपर अपॉन में 2.303 R 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, जहां पे P1 और P2 है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट T1 T2 टेम्परेचर। इसका मतलब होता है वेयर, मैथमेटिक्स का ये सिंबल है, इसका मतलब होता है वेयर, ठीक, जहां पे P1 P2 है VP ऑफ लिक्विड एट T1 T2 टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि T1 टेम्परेचर पे P1 वेपर प्रेशर है लिक्विड का और T2 टेम्परेचर पे P2 वेपर प्रेशर है लिक्विड का। P1 और P2 वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है T1 T2 टेम्परेचर पे रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे जो डेल्टा एच डेल्टा एच वेप लिखा हुआ है ना, VAP, इसका मतलब होता है डेल्टा एच वेपराइजेशन। यहाँ पे ये जो डेल्टा एच वेपराइजेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। डेल्टा एच वेपराइजेशन का मतलब होता है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, ये जब थर्मोडायनेमिक्स आएगा तब हम वहां पे पढ़ेंगे कि डेल्टा एच वेपराइजेशन का क्या मतलब होता है। आपको मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा कि बच्चों किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो होने वाला हीट चेंज होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो होने वाला हीट चेंज होता है प्यारे बच्चों, उसको कहा जाता है इंथैल्पी। द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड, उसे कहा जाता है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन यानी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज, इसे कहा जाता है प्यारे बच्चों इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो ये है सारा टेम्परेचर का इफेक्ट जो कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड पे पड़ता है। टेम्परेचर को बढ़ाने पर
वेपर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि वेपर बढ़ता है। टेम्परेचर को घटाने पर वेपर प्रेशर घटता है, क्योंकि वेपर घट जाते हैं भाई। जब टेम्परेचर घटाओगे तो ज्यादा पानी भाप बनकर उड़ नहीं पाएगा, तो ज्यादा भाप नहीं होगी, कम ही भाप होगी, कम वेपर होगा, और कम वेपर होगा तो कम उसका वेपर प्रेशर होगा। इसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए ऑन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड हम एक इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लॉसियस। व्हाट अ नेम, very beautifully, Clausius-Clapeyros equation. That's mean log P2 upon P1 delta H VAP 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चे, तो 1/T1 माइनस 1/T2, जहां पे P1 और P2 होता है, P1 और P2 होता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर T1 एंड T2। T1 टेम्परेचर पे P1 प्रेशर है, T2 टेम्परेचर पे P2 प्रेशर है, और डेल्टा H वेपराइजेशन होता है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इसे और डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, अभी आपको चिंता नहीं करनी है। अब अगला पॉइंट है कि मोर वोलाटाइल लिक्विड हैज मोर वीपी। आई थिंक तीसरा पॉइंट है। मोर वोलाटाइल लिक्विड हैज मोर वीपी। वोलाटाइल का मतलब होता है बच्चों कितनी आसानी से जो लिक्विड है वो भाप बनकर उड़ जा रहा है। जितनी आसानी से लिक्विड भाप बनकर उड़ जाएगा उसे आप कहोगे वो उतना ही वोलाटाइल है। और अगर कोई भी लिक्विड ऐसा है जो भाप बन के नहीं उड़ पा रहा है, यानी कोई सब्सटेंस है जो भाप बन के वेपर बन के वेपोरेट नहीं हो पा रहा है, उसे आप क्या दोगे, नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है भाप बन के उड़ने वाला लिक्विड है। तो वो लिक्विड जो जितना ज्यादा वोलाटाइल होगा, जितनी आसानी से भाप बनकर उड़ जाएगा, उतना ज्यादा वेपर होगा, तो उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। बिल्कुल आसान बात है। जितना ज्यादा, जितनी आसानी से पानी भाप बन के उड़ जाएगा, उतना ज्यादा होगा उसका, उतना ज्यादा वहां पे वेपर प्रेजेंट होंगे, और जितना ज्यादा वेपर उतना ही ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर। मार्कर को लग गई है प्यास, और आओ इसको पिलाया जाए थोड़ा इंक। मार्कर को अच्छा लगता है पीने में, मार्कर को पीने में अच्छा लगता है इंक। व्हाट मैसेज, I must silent my phone during class. So now इसको साइलेंट कर दिया गया है, इसका गला घोट दिया गया है बच्चों। तो बात आती है कि हमें मार्कर को इंक पिला रहे थे, मार्कर के गर्दन को निकाल दिया गया है। ये क्या है, ये इंक ऐसे ही सबसे ज्यादा वेस्ट होती है। डब्बा गिरा हुआ होता है और इंक बहुत वेस्ट हो जाती है, गिर जाती है। इसका थोड़ा ध्यान रखा जाएगा। ले भाई मार्कर, घूट घूट के तू भी इंक पी ले। मार्कर अभी बोल रहा होगा क्या बात है, जैसे कोई बहुत प्यासा हो और उसको तुम पानी पिला दो तो ऐसा लगता है जैसे जन्नत ही मिल गई हो, है ना, स्वर्ग, स्वर्ग का एहसास होता है। तो उसी तरह से मार्कर को भी लग रहा होगा अभी, अरे सर, अरे सर पढ़ाओ, लेकिन हम तो यहाँ पढ़ने आए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों,
आई होप साउंड अच्छा आ रहा होगा और वीडियो अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है। जितना ज्यादा वोलाटाइल लिक्विड होगा उतना ही ज्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा। जितना ज्यादा होगा वोलाटाइल उतनी आसानी से वो वेपर बन के उड़ेगा। जितना ज्यादा वेपर बन के उड़ेगा उतना ज्यादा वेपर, जितना ज्यादा वेपर उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। अगला पॉइंट आता है कि जो वीपी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बीपी के। क्या बात है सर, क्या बात बताई है, अरे वाह। बच्चों बीपी है बॉइलिंग पॉइंट, यानी वो टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड वेपोरेट होता है। पानी किस टेम्परेचर के ऊपर वेपर में कन्वर्ट होता है? सर ये तो बहुत आसान बात है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी वेपर में कन्वर्ट होता है। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी लिक्विड वेपोरेट होता है। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी लिक्विड वेपोरेट होता है प्यारे बच्चों, उसे कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, यानी वेपर में कन्वर्ट होने लगे, उस टेम्परेचर को कहा जाता है बच्चों क्या? बॉइलिंग पॉइंट। अब किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा प्यारे बच्चों, यानी वो उतने ही ज्यादा टेम्परेचर पे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो सोचो किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो यानी बहुत मुश्किल होगी उस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने पर। कोई लिक्विड है आपके पास, जिसका बीपी बहुत ज्यादा है, यानी इस पे इसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना होगा, तब जाके ये वेपर में कन्वर्ट होगा। यानी इस लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए बहुत मुश्किल होगी, यानी यहां पे बहुत कम वेपर होंगे, यानी वेपर कम तो वेपर प्रेशर भी कम। तो जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, यहां से भी आप देख सकते हो कि वीपी और बीपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना कम होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब है कि वो लिक्विड बहुत आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल से होगा, बहुत आसानी से नहीं हो पाएगा। तो उतने ही कम वेपर होंगे, और जितने कम वेपर होंगे उतना ही कम होगा आपका क्या? उतना ही कम होगा आपका वेपर प्रेशर, उतना ही कम होगा आपका क्या प्यारे बच्चों? वेपर प्रेशर। तो वीपी और बीपी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वीपी और बीपी आपस में प्यारे बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी वगैरह तो आपको पता होगी कि ये जो सिंबल होता है इसे कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। देख लो, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको कहा जाता है प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी स्पेलिंग गलत हो सकती है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। ये दो तरह की होती है, एक होता है डायरेक्टली, एक होता है इनवर्सली। इसको नोट डाउन नहीं करना है। एक होता है डायरेक्टली, एक होता है इनवर्सली। डायरेक्टली में अगर एक चीज को बढ़ाओगे ना तो दूसरी चीज अपने आप बढ़ेगी। जिसमें आमने सामने लिखा हुआ है इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आमने सामने है, यानी एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी चीज अपने आप बढ़ेगी। एक होता है इनवर्सली, जिसमें ऊपर नीचे लिखा हुआ है, यानी उल्टा है, एक को अगर बढ़ाओगे तो दूसरी अपने आप घटेगी, इसे कहते हैं बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट आपस में होते हैं क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या बात है, कितनी अच्छी बात है जो यहाँ पे आपको बताई गई है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं
आगे मेरे प्यारे झुंझुनों और मेरी प्यारी झुंझुनियों, आगे हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। पूरी क्लास में मैंने देखा है कि मेरे झुंझुनुओं का जो फेस है वो ऐसा रहा है। मेरी झुंझुनियां जितनी भी हैं, मेरे झुंझुनिया, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, छात्राएं हैं, उनको मैंने देखा है कि वो बहुत ही एक्टिवली, बच्चों यहाँ से मैं देख लेता हूँ कैमरे के अंदर, तो उन्होंने तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई किया है। लेकिन झुंझुनों को मैंने देखा कि उनका चेहरा पूरी क्लास में ऐसे था, और जैसे ही मैंने कहा कि अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो उनका चेहरा ऐसा हो गया है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।